तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, अमृतलाल वेगर की सौंदर्य की नदी नर्मदा। हाँ। और ये सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे एक प्रेम पत्र है एक नदी के लिए। हम्म। और एक ऐसी दुनिया की तस्वीर भी जो धीरे धीरे गायब हो रही है। बिल्कुल। और ये किसी आम यात्रा की कहानी भी नहीं है, ये नर्मदा की परिक्रमा की कहानी है। जो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। बहुत ही अनोखी और गहरी आध्यात्मिक परंपरा। और देखिए, लेखक जो खुद एक मशहूर चित्रकार भी थे, हाँ। उन्होंने यह हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा पैदल की, पैदल। और वो भी कई सालों में। हाँ, कई सालों में, अलग अलग हिस्सों में। तो इस चर्चा का मकसद सिर्फ यात्रा के रोमांच को जानना नहीं है। हाँ। हम वेगर जी की आंखों से उस सुंदरता को देखेंगे जो शायद अब है ही नहीं। सही बात है। हम उन मानवीय कहानियों को भी समझने की कोशिश करेंगे जिनका उन्होंने सामना किया, और सबसे जरूरी उस बदलाव के संदेश को समझेंगे जो ये किताब जाने अनजाने में दर्ज कर गई। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। जरूर। पहला सवाल तो मेरे मन में यही उठता है कि एक 70 साल का इंसान जो खुद को निपट घरेलू कहता है, हाँ। वो ऐसी कठिन कष्टों से भरी यात्रा पर बार बार क्यों जाएगा? ये कोई शौकिया ट्रैकिंग तो थी नहीं। नहीं थी। वो खुद लिखते हैं, लोमा नर्मदे लगाम तोड़ाकर मैं फिर आ गया। इस एक लाइन में एक बेचैनी है, एक खिंचाव है। बिल्कुल। और ये नर्मदा का ही खिंचाव है। वो इसे अदम्य प्रेरणा कहते हैं। ये भारत की अकेली नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, और ये परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन जो बात वेगड़ जी को सबसे अलग बनाती है वो है उनका नजरिया और उनकी भाषा। हाँ, भाषा। उनकी किताब पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई विद्वान ज्ञान दे रहा है। सही कहा आपने। उनकी भाषा में एक लोकगीत जैसी सरलता है, एक प्रवाह है। ऐसा लगता है जैसे आप नदी किनारे बैठकर किसी बुजुर्ग से कहानियां सुन रही हैं। आपने लोकगीत शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सटीक है ना? हाँ। लोकगीत में जैसे सुख दुख उतार चढ़ाव बिना किसी शोर के आते जाते हैं, वैसे ही उनकी लेखनी में भी है। वो बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं बताते, नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से गहरी सच्चाई दिखा देते हैं। और इसमें मुझे लगता है उनके चित्रकार होने का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक दिलचस्प बात है। आपको लगता है कि उनका चित्रकार होना ही उनकी भाषा को इतना सरल और दृश्य प्रधान बनाता है? निश्चित रूप से। उनकी उपमाएं सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। जब वो कृष्ण पक्ष की 14 के चांद को घिस जाने पर बचे हुए चंदन के टुकड़े जैसा बताते हैं, अरे वाह! तो वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बना रहे, वो उस चांद में एक पवित्रता, एक शांति का भाव भी जोड़ रहे हैं जो पूरी यात्रा की आध्यात्मिक खोज से जुड़ा है। बिल्कुल। या जब वो कहते हैं कि मंडला शहर मानो नर्मदा के कर्ण कुंडल में बसा है, हाँ। तो आप उस शहर के भूगोल को महसूस कर सकते हैं। ये एक चित्रकार का मन है जो शब्दों के जरिए सोच रहा है। और उनका हास्य भी कमाल का है, बहुत ही सहज। जैसे एक जगह वो डाक में चिट्ठियां छोड़ते हुए मजाक में डाक के देवता से प्रार्थना करते हैं। हाँ, कि पत्र सही सलामत पहुंच जाएं। ये छोटी छोटी चीजें उन्हें एक महान लेखक से ज्यादा एक रिलेटेबल इंसान बनाती हैं। बिल्कुल। और उनकी लगन भी देखिए। ये यात्रा एक बार में तो पूरी हुई नहीं। उन्होंने इसे कई सालों में कई हिस्सों में पूरा किया। जब भी दफ्तर से छुट्टी मिलती वो निकल पड़ते, और जहां से यात्रा छोड़ी होती अगली बार ठीक वहीं से शुरू करते। ये कोई टूर नहीं था। नहीं, ये एक साधना थी, एक व्रत था जिसे उन्होंने सालों तक निभाया। लेकिन ये साधना, जैसा आपने कहा, फूलों की सेज तो नहीं थी। ये एक पांव पैदल यात्रा थी, और इसके कष्ट बहुत असली थे। शारीरिक दर्द, थकान, और सबसे बढ़कर पैसे की कमी, आर्थिक चिंता उनकी यात्रा में लगातार बनी रहती है। हाँ, एक जगह तो वो मजाक में कहते भी हैं कि काश नर्मदा मैया कोई 100 रुपए का नोट बहाकर भेज दे। हाँ हाँ, ये दिखाता है कि वो कोई अमीर यात्री नहीं थे। वो एक आम इंसान थे जिसे उन्हीं चिंताओं का सामना करना पड़ रहा था जो किसी को भी करना पड़ता। और इसी संघर्ष के बीच उन्हें इंसानियत के जो रंग देखने को मिले, वही तो इस किताब का दिल है। बिल्कुल। कहीं लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, तो कहीं चोर समझकर गांव से बाहर ही निकाल दिया। वो कहानी तो इस किताब के सबसे यादगार हिस्सों में से एक है। एक गांव में पहुंचते हैं जहां कुछ लोग नशे में हैं, और वो अफवाह फैला देते हैं कि ये कोई चोरों का गिरोह है। और बात इतनी बढ़ जाती है कि पूरे गांव को यकीन हो जाता है। उन्हें गांव के बाहर शक और डर के माहौल में कड़ाके की ठंड में सोने को मजबूर किया जाता है। अपमान और ठंड दोनों जानलेवा थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरे अनुभव को ही बदल देता है। हाँ, गांव की लड़कियां जो खुद भी चोरों के डर से जाग रही थीं,
रात भर जागते रहने के लिए रीना गीत गाना शुरू कर देती हैं। और वेगर जी लिखते हैं कि अभिशाप इस तरह वरदान में बदल गया। वो संगीत इतना मीठा था, इतना आत्मा को छूने वाला था कि वो अपना सारा अपमान, अपनी सारी ठिठुरन भूलकर गहरी नींद में सो गए। ये घटना सिर्फ ये नहीं दिखाती कि मुश्किलों में सुंदरता मिल सकती है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये दिखाती है कि वेगर जी का नजरिया कितना कमाल का है। वो गांव वालों के शक को उनकी असुरक्षा और अज्ञान से जोड़कर देखते हैं, उनसे नफरत नहीं करते। सही। और लड़कियों का गीत उस शक का जवाब नहीं था, बल्कि डर को भुलाने का एक सांस्कृतिक तरीका था। इस एक रात में वेगर जी एक बाहरी पर्यवेक्षक नहीं रहते, वो उस पूरे मानवीय नाटक का एक हिस्सा बन जाते हैं। और ऐसे छोटे छोटे पल तो पूरी किताब में बिखरे पड़े हैं। जैसे एक औरत अपनी मिट्टी की दीवार पे बनी चित्रकारी की तारीफ सुनकर कितनी खुश हो जाती है। हाँ, ये एक बुजुर्ग उन्हें सिर्फ इसलिए अपने घर में पनाह दे देते हैं क्योंकि उन्होंने उनके किसी समधी का नाम ले लिया था। वो कहते हैं, तुम तो हमारे समधी का नाम लेते हुए आए हो, अब तो समधी बाद में, तुम पहले। ये छोटी छोटी घटनाएं नर्मदा तट के उस जनजीवन की सच्ची तस्वीर पेश करती हैं। तो शायद अब उन बांधों के पानी के नीचे कहीं दफन हो चुकी हैं वो गर्मजोशी, वो भोलापन, वो सादगी। लेकिन नर्मदा तट पर हर अनुभव इतना सुखद नहीं था। जहां एक तरफ लोगों का इतना अपनापन मिला, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां जान का खतरा था। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शूलपाण की झाड़ी। हाँ, उस इलाके का खौफ बहुत ज्यादा था। परिक्रमा के रास्ते में हर कोई उन्हें चेतावनी देता था। एक साधु ने तो यहाँ तक कह दिया कि झाड़ी में भील तुम्हें नंगा कर देंगे, कपड़े तक उतार लेंगे। अच्छा। हाँ, लुटेरों का ये सबसे बदनाम इलाका माना जाता था। तो इस डर और तनाव के माहौल के साथ वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोई घना डरावना जंगल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें नंगे, वीरान और उजाड़ पहाड़ मिलते हैं। और ये आप सोचिए और भी डरावना था, क्योंकि छिपने की कोई जगह नहीं थी। हाँ, ये तो है। खतरा इतना असली था कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान भी साथ दिए गए थे। आप उस माहौल की कल्पना कर सकती हैं? हर आहट पर एक सिहरन, हर अनजान चेहरे में खतरा। और ठीक इसी डर और खतरे के माहौल के बीच वेगर जी को कुछ ऐसा दिखता है जो पूरी यात्रा का सार है। उन्हें कृष्णा कली दिखती है, एक गर्भवती भील स्त्री। वो उसे देखते हैं और उसकी सुंदरता से दंग रह जाते हैं। उसके चेहरे के बारे में वो लिखते हैं कि विधाता ने जिस दिन उसे रचा होगा, उस दिन और कोई काम नहीं किया होगा। अरे वाह! बस बैठे बैठे परम संतोष से उसे देखता रहा होगा। लुटेरों के इलाके में, पुलिस के साये में, जहां जान का खतरा है, वहां एक इंसान का ध्यान एक आदिवासी स्त्री के चेहरे की दिव्य सुंदरता पर जा रहा है। ये क्षमता अद्भुत है। ये सिर्फ सुंदरता को देखना नहीं है, ये उस जगह के सच को देखना है जो डर और अफवाहों से कहीं परे हैं। वेकर जी हमें दिखाते हैं कि जिन लोगों से सब डर रहे हैं वो भी इंसान हैं। उनमें भी वैसी ही सुंदरता और जीवन है। उनकी नज़र एक पर्यटक की नहीं, एक कलाकार और एक गहरे मानवतावादी की है, जो हर चेहरे में ईश्वर का रचा हुआ एक अनूठापन खोज लेती है। और अगर हम अब इन सब अनुभवों को जोड़कर बड़े पैमाने पर देखें तो महसूस होता है कि पूरी यात्रा पर एक अफसोस का, एक उदासी का साया मंडरा रहा है। बिल्कुल। वेकर जी को यह एहसास है कि वो महज एक यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो एक ऐसी दुनिया को दर्ज कर रहे हैं जो खत्म होने की कगार पर है। तो उनकी किताब एक यात्रा वृत्तांत से कहीं ज्यादा एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाती है। उनकी एक पंक्ति है जो दिल में चुभ जाती है। वो लिखते हैं, पिछले 25,000 वर्षों में नर्मदा तट का भूगोल जितना नहीं बदला है, उतना आने वाले 25 वर्षों में बदल जाएगा। और ये पढ़कर एक अजीब सी उदासी छा जाती है कि हम किस बदलाव के मुहाने पर खड़े थे। और इस बदलाव की वजह क्या थी? बड़े बड़े बांध, बरगी, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। विगड़ जी जानते थे कि वो जिन गांवों से गुजर रहे हैं, जिन पगडंडियों पर चल रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, हाँ, वो सब कुछ जल्द ही पानी में डूब जाएगा। ये बात उनकी यात्रा को एक बहुत ही जरूरी और दुखद मिशन बना देती है ना। वो एक खोती हुई याद को सहेज रहे हैं। बिल्कुल। जो संस्कृति, जो लोक कथाएं, जो जीवन जीने का तरीका हजारों सालों से उस नदी के किनारे फल फूल रहा था, वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। और यहाँ लेखक की ईमानदारी देखने लायक है। वो बांधों को सिर्फ एक विलेन की तरह नहीं देखते। नहीं, वो उस कश्मकश को भी सामने रखते हैं जो विकास अपने साथ लाता है। वो आदर्शबोध और यथार्थबोध के बीच झूलते हैं। इसका क्या मतलब है? इस कश्मकश को थोड़ा और समझाइए। मतलब ये कि एक तरफ उनका आदर्श बोध है जो नर्मदा की उस प्राचीन नैसर्गिक सुंदरता को पूजता है,
जो हजारों सालों से वैसी ही थी। वो उस दुनिया को बचाना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उनका यथार्थ बोध है जो ये स्वीकार करता है कि बांध बनेंगे, उनसे बिजली मिलेगी, सिंचाई होगी और इलाके में खुशहाली आएगी। वो लिखते भी हैं कि बांधों से इलाका धान्य धान्य से लहलहा उठेगा। वो इस विकास की जरूरत को नकारते नहीं हैं। तो वो कोई एक पक्ष नहीं लेते, बल्कि उस दुविधा को दर्ज करते हैं जो हर आधुनिक समाज के सामने खड़ी होती है। एकदम सही। परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। और इसीलिए ये किताब आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमने जो पाया उसकी कीमत क्या चुकाई। वो गांव, वो जंगल, वो लोग, वो सब कहाँ गए। वेगर जी अपनी लेखनी और अपने रेखा चित्रों के जरिए उस डूबती हुई दुनिया का एक आर्काइव तैयार कर रहे थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां कम से कम किताबों में तो देख सकें कि नर्मदा तट कभी कैसा हुआ करता था। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? ये किताब एक व्यक्तिगत खोज की कहानी है, इंसानी रिश्तों की कहानी है और एक नदी की आत्मा को समझने की कोशिश है। हाँ, लेकिन साथ ही ये विकास की वेदी पर बलि चढ़ा दी गई एक पूरी सभ्यता के लिए एक शोकगीत भी है। हाँ, और ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ देती हैं। किताब में वेगर जी आदर्श बोध और यथार्थ बोध की बात करते हैं। वो नर्मदा की सुंदरता का जश्न मनाते हैं, लेकिन साथ ही बांधों से आने वाले बदलाव को भी एक सच्चाई की तरह स्वीकार करते हैं। तो वो कोई आसान जवाब नहीं देते। कोई आसान जवाब नहीं, बस उस तनाव को ईमानदारी से हमारे सामने रख देते हैं। अंत में किताब का एक विचार है जो मेरे दिमाग में घूमता रहता है। यात्रा के अंत में जब वो समुद्र के पास पहुंचते हैं तो वेगर जी के एक साथी को इस बात पर अफसोस होता है कि लोग अपनी जमीन जायदाद के छोटे छोटे झगड़े यहाँ पवित्र समुद्र तक ले आते हैं। हाँ, इस पर लेखक का जवाब बहुत गहरा है और आज के समय में मतलब डराने वाला है। वो कहते हैं, तुम समुद्र की कहते हो, आदमी जल्दी अपने झगड़े अंतरिक्ष में ले जाएगा। झगड़ों के लिए धरती अब उसे छोटी पड़ रही है। ये एक सिहरन पैदा करने वाला विचार है। बिल्कुल। और ये हमें उस मूल सवाल पर वापस लाता है जो इस किताब के केंद्र में है। जैसे जैसे हम अपनी दुनिया को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल रहे हैं और बना रहे हैं, हम अनजाने में कौन सी अनमोल सुंदरता, कौन सी गहरी इंसानी समझ और कौन सी सांस्कृतिक विरासतों को हमेशा के लिए डुबो देने का खतरा उठा रहे हैं।